नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा चरण, दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। वहीं केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान भी किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। 1931 के बाद ये पहली बार होने जा रहा है। इस बार ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। मोबाइल ऐप्स, 16 भाषाओं में डिजिटल टूल्स और भी कई तरह के हम देखेंगे पोर्टल के माध्यम से ये जनगणना केवल 9 महीनों में पूरी की जाएगी, जो अपने आप में कीर्तिमान होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जनगणना कैसे होगी, क्या रहेगा इस बार खास और अलग, ये हमारे समाज, सरकार और हर नागरिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये केवल एक आंकड़ों की कवायद नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है कि हर नागरिक की पहचान, आवश्यकताएं और आवाज नीति निर्माण में दर्ज हो और इसका सामाजिक न्याय और नीतिगत फैसलों पर क्या प्रभाव होगा। कैसे, चाहे वो संसाधनों का वितरण हो, आरक्षण की नीति हो या फिर संसदीय क्षेत्र के परिसीमन की बात, ये जनगणना आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाली है। जानेंगे क्या ये कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत को और मजबूत करेगा। और आइए करते हैं इसी ऐतिहासिक कदम पर एक समग्र चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर एसके सिंह जी, जो कि फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे, रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स हैं, IIPS। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एसके सिंह, शुक्रिया सेंसिटिव टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर देवी दयाल गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दयाल। साथ ही हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मोटे तौर पर डॉक्टर एसके सिंह, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्योंकि 2027 की जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें पिछले 93 साल में पहली बार जाति आधारित डेटा भी शामिल किया जाएगा। पहले ये बताइए कि ये जो बदलाव है, ये जो डिजिटल शिफ्ट है, वो किस तरह से अलग होने वाला है। इस बार जो जनगणना होने वाली है वो किन मायनों में अलग होगी, और जब हम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी की बात करते हैं वो कैसे प्रभावित होगी शिफ्ट के बाद। थैंक यू प्रीति जी, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन हमसे किया है। आपने खुद ही बताया है कि ये पहला मौका है जब हम पेपर पेंसिल से हट करके डिजिटल डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। जब भी हम पेपर पेंसिल से हट करके डिजिटल डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे एरर्स एंड बायस ऑटोमेटिकली उनका ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 6 राउंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया है इस कंट्री में, NFHS 1 से लेके NFHS 6 तक। NFHS 1, 2, 3 पेपर पेंसिल पे था, लेकिन जब ही हम लोगों ने NFHS 4 से इसको डिजिटल मोड में किया तो उसके अनगिनत फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरर बायस खत्म हो जाते हैं, सारे स्किप्स अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, रियल टाइम डेटा हम एक्सेस कर पाते हैं, जिससे हमारी डेटा की एक्यूरेसी, वैलिडिटी पता चलता है और डेटा प्रोसेसिंग में बहुत कम समय लगता है। उससे खासतौर से पहली बार स्वतंत्र भारत में, आपने बिल्कुल सही कहा, 1931 के बाद पहली बार हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करने जा रहे हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस एक ऐसा सेंसस है जो कि कई स्टेट ने पहले भी कर लिया है। बिहार ने भी किया है, कर्नाटका ने किया है, तेलंगाना ने किया है, लेकिन हमेशा से उनके डेटा के वैलिडिटी या रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होते रहा है। इसलिए कास्ट एंड सबकास्ट का डेटा, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैरी कर रहा है, बड़े बड़े ज्ञानविद लोग ये परेशानी में हैं कि इस नोटिफिकेशन को नेशनल लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन डिजिटाइजेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके चलते क्वाइट इफिशिएंटली सक्षम हो पाएगा। तो एक तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी डेटा की काफी अच्छी हो जाएगी, डेटा प्रोसेसिंग का समय काफी कम हो जाएगा। एक तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अभी तक मीडिया में कहीं नहीं आया है। तीसरा मुद्दा यह है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे भारत ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। पिछला सेंसस जो हमारा था उसमें भी हम लोगों ने डिसेबिलिटी पे डेटा कलेक्ट किया था। हम अभी कंटेंट की बात कर रहे हैं, इफिशियंसी के साथ साथ कंटेंट की बात कर रहे हैं।
21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इस कंट्री में हैं। तो 3 डेटा सोर्सेज मेजर हमारे हैं, सेंसस 21, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और एनएसएसओ का डेटा 76 राउंड। लेकिन इस तीनों डेटा में काफी डिफरेंसेज हैं। ये पहली बार ऐसा होगा जो दिव्यांग जनों का डेटा नेशनल लेवल पे काफी वैलिड एंड रिलायबल डेटा होगा। और अभी की स्थिति में लोगों का मानना है कि समवेयर 35 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन डिसेबिलिटी से प्रभावित लोग हमारे हैं। का सोशल इंटाइटलमेंट्स, उनका रिहेबिलिटेशन, डिजास्टर के समय रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल, तो हम इस पर भी आएंगे पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए 2027 का सेंसस काफी कारगर होने जा रहा है। हम सारे लोग इसके तरफ बिल्कुल, और इसका असर कितना बहुआयामी होगा इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले शुरुआती जो कमेंट है आलोक बंसल जी, भारत जैसे देश में जो अब जनगणना होगी, जिसे हम 2027 की जनगणना कह रहे हैं, इसके मायने भारत जैसे देश के लिए क्या हैं, कितने अहम हैं, कितने अलग हैं? देखिए, जनगणना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी हमारी योजनाएं बनती हैं वो इस जनगणना के ऊपर आधारित होती हैं। और इसी कारण इस राष्ट्र में एक प्रावधान था कि हर 10 साल में एक जनगणना होती थी। दुर्भाग्य से कोविड के कारण ये जनगणना 2021 में नहीं हो पाई, और उसके कारण जो देरी होती गई उसके कारण अब ये जनगणना हो रही है। बहुत आवश्यक है, और चूंकि डिजिटल माध्यम से हो रही है ये बड़ी सटीक होगी। जैसे कि पहले कई त्रुटियां इसमें आ जाती थी, चूंकि लोग मैनुअली करते थे, जाके डेटा इन्यूमरेशन करते थे, फॉर्म्स होते थे, भरवाए जाते थे, उसमें भरने वाले ने कुछ गलती कर दी, बोलने वाले ने कुछ गलती कर दी, तो कई गलतियां हो जाती थी। वो गलतियां, अब ये त्रुटियां जो है इससे हट जाएंगी। जहां तक सवाल जातिगत जनगणना का है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ये देश के हित में नहीं है, और सरकार भी नहीं चाहती थी। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बना, सरकार को भी ये बात माननी पड़ी, और अब ये जातिगत जनगणना हो रही है। और हमने देखा कि जिन राज्यों ने जातिगत जनगणना की वो भी अभी तक जातिगत जनगणना के कई राज्य जो हैं आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं कर पाए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इस जनगणना के बाद जातिगत ढांचा जो है और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है, बजाय इसको खत्म करने के। हमारा संविधान जो है जातिगत जो संरचना है उसको खत्म करने की बात करता है, और जातिगत जो समीकरण है उनको खत्म करके एक जाति विहीन समाज की स्थापना करने की हमारी समाज के जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनकी ये सोच थी। लेकिन चूंकि अब आप एक जातिगत जनगणना करेंगे तो कई ऐसे व्यक्ति जो जाति वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जातिगत स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करते, उनको भी एक जातिगत जो संरचना है उसके अंतर्गत आना पड़ेगा, और एक किसी वर्ण या किसी जाति का आधार अपने लिए स्वीकार करना पड़ेगा। तो मेरा अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर जातिगत जनगणना जब हो रही हो तो लोगों को मेरे विचार से यह ऑप्शन जरूर देना चाहिए कि वो कह सकें कि हम जाति विहीन समाज में विश्वास करते हैं। ठीक है डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी, हम जानते हैं कि जब हम जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं तो वो 1931 के बाद अब पहली बार हो रही है। क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो हम कहें कि कास्ट बेस्ड जो जनगणना रही वो डिसकंटिन्यू की गई? क्यों इतने लंबे समय बाद इसे फिर से शामिल किया जा रहा है? किस तरह से हम इसके इतिहास को समझें? देखिए, भारत की जो जातीय जनगणना 1931 में, जैसे आपने कहा कि जो पब्लिश हुई थी, 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन कुछ आर्थिक कारणों से उसमें ब्रिटिशर ने उसको पब्लिश नहीं किया था। और एक चीज को हमें बहुत अहम ढंग से समझने की आवश्यकता है कि जो समाज, जो देश होता है ना, उसको सत्ता को या शासक को समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा समाज है जिसमें जाति का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसको किसी ढंग से अनदेखा नहीं किया जा सकता। जाति एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर में है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, तो सबको अधिकार है इसका जानने का, और आजादी के बाद से भी इसकी मांग होती रही। पहले का कोई नई चीज नहीं है, कभी मांग होती रही। जैसा कि आपने शुरुआती समय में कहा था ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये जो है ना विश्वास जीतने का एक है। सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जाति जनगणना करने का। जाति जनगणना से इसमें न केवल
कि किसी तरह से राजनीतिक विषय, केवल राजनीति की तरफ बहुत लोग इसको ढंग से देखते हैं, लेकिन एक तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों में, जो राजनीतिक की अगर हम बात करें तो इसको किस तरह से विभिन्न वर्ग के लोगों को, जो लोग किसी तरह से छूट गए हैं, जो कि राजनीतिक स्ट्रक्चर में या उस तरह से लाभ नहीं ले पाए हैं, उनको मौका मिलेगा। सबको अधिकार, आरटीआई का जमाना, 21वीं सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, जब सब लोग किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन जान सकता है, तो समाज, जिस देश, जिस समाज की में हम रह रहे हैं, उसमें सबको अधिकार है अपने जानने का, अपने ढंग से। और सरकार को भी अधिकार है। सरकार, क्योंकि शासक वही अच्छा होता है जो अपने समाज को समझता है, अपने समाज के हर स्तर को समझता है और उसकी आवश्यकता को समझता है। तो इसलिए सरकार के लिए भी जरूरत है, किसी आकांक्षाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं समाज की, उसको जानने का, उसी ढंग से उसको आर्थिक नीतियां बनाने का, उसको बहुत ढंग से उसको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का, किस समूह के लिए कितनी आवश्यकता है, कौन कितना पीछे छूट गया है, कौन आजादी से इतने दिनों तक बहुत समाज का ऐसा हिस्सा है जो छूट गया है। आप देखोगे कि बहुत लोगों के परिवार का अभी एक भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया था, लेकिन अब डाटा आता है कि कितने परिवार के लोग किस तरह से, चाहे वो घर का योजनाएं, घर का लाभ, चाहे पानी का लाभ, चाहे बिजली का लाभ, चाहे किसी तरह की सरकार की, बहुत सारी देश के बहुत सारे कोनों में ऐसा लोग था जिसको किस सरकार के किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो किसी तरह से किस कारण छूट गया था, इस पर नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन अब समय आ गया है, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसको शामिल किया है, और इसको सही ढंग से, जो कि ये डिजिटल तरीके से हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी आएगा भी, और सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करे, और जब करेगी तो इसका रिजल्ट भी दिखेगा। सरकार को योजना बनाने में, लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में, और जो तरह हमेशा सवाल रहता है, इस सवाल को खत्म होना चाहिए। ये सवाल जो है ना, तो ये बहुत अच्छा कदम, इसमें सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर एसके सिंह, थोड़ा सा मैं और प्रक्रिया के बारे में आपसे समझूंगी। जो 2027 की जनगणना है वो 9 महीनों में करीब करीब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखें तो इतनी बड़ी जनसंख्या, तमाम रिमोट एरियाज भी हैं, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रक्रिया को पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, और इसके लिए कौन से उपाय हैं जो किए जा रहे हैं? जी, लार्ज, इसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स, सारे स्कूल टीचर से लेकर के ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को सेंसस में लगाया जाता है, तो ट्रेनिंग सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए इतना वक्त दिया गया है, 1 साल का करीब करीब, उससे ज्यादा का, ट्रेनिंग की वजह से। जी, ट्रेनिंग का प्रिपरेशन हमें पहले से करना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रेंड करें, और जो नए इश्यूज सेंसस में ऐड हो रहे हैं उसमें ये कास्ट वाला ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा। कारण यह है कि 1931 सेंसस में भी देखें तो नंबर ऑफ कास्ट और नंबर ऑफ सब कास्ट अक्रॉस स्टेट्स, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। कुछ ऐसे कास्ट हैं जो महाराष्ट्र में एक कैटेगरी में है, बिहार में दूसरी कैटेगरी में है, एक स्टेट में उनका स्टेटस कुछ और है, दूसरे स्टेट में। तो नेशनल लेवल पे हम कैसे उसको यूनिफॉर्म करेंगे, एक सबसे बड़ा चैलेंज है। बट आई एम श्योर गवर्नमेंट मशीनरी हमारी ऑलरेडी उस पे लग चुकी है, उस पे काम किया जाना शुरू हो चुका है। इसलिए हमारा भी मानना है कि कास्ट बेस्ड डेटा हमारी सोशल पॉलिसी के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, कंट्री और कंट्री की ब्यूरोक्रेसी, हम समझते हैं निश्चित रूप से उससे प्रभावित न हो करके जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है सोशल डेटा का, सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में, पॉवर्टी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन की सिचुएशन आप जानती हैं प्रीति जी कि अक्रॉस द कंट्री अपॉर्चुनिटीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमारे कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहां से वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते वहां ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। तो वहां निश्चित रूप से अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाइजीन, सैनिटेशन, रूरल ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग की फैसिलिटीज डेवलप करने में भी जरूरत होगी। इसलिए मैंने कहा कि सोशल पॉलिसीज में इसका यूटिलाइजेशन काफी अच्छा होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसास्टर अपनी कंट्री में बढ़ते जा रहा है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर हमारे सोशियो इकोनॉमिक वनरेबल पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा है, जिनकी डिसास्टर वनरेबिलिटी ज्यादा है, उस प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। ऐसे तो हम सभी लोग जानते हैं, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा है कि सेंसस डेटा फाउंडेशन है डेटा ड्रिवन पॉलिसी के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए।
इसमें कोई नई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट 1 डिकेड में इस कंट्री ने अराउंड 38 फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। 38 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। उस प्रोग्राम में से कुछ प्रोग्राम 2014 में शुरू किए गए, कुछ प्रोग्राम अभी रिसेंटली शुरू किए गए। अनफॉर्चुनेटली 2011 के बाद हमारे पास पहली बार ये डेटा आ रहा है जिससे कि नेशनल लेवल पे किस फ्लैगशिप प्रोग्राम का प्रोग्रेस कैसा है उसकी ट्रैकिंग करने में हमें मदद मिलेगी। जो नए प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए सेंसस 2027 का डेटा एक बेस लाइन डेटा होगा। हाँ, जैसे हमारे दूसरे कलीग कह रहे थे, जो सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम, उनका कहना था एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स के लिए ये डेटा एक दूसरे आयाम खोलेंगे। हमारे किस तरीके से सोशल चेंज हो रहे हैं, उनमें फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है, हमें ये जानने की जरूर मदद मिलेगी। वो केवल खतरा ये है कि बाबा साहब के संविधान के अगेंस्ट जाते हुए जरूर हम लोग दिख रहे हैं। बाबा साहब ने जो जाति विहीन समाज की स्थापना की बात किया था, लेकिन आज की तारीख में एडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन मुझे कास्ट बेस्ड सेंसस का एडवांटेज ज्यादा दिख रहा है कंपैरिजन टू लिमिटेशंस के। पॉलिटिशियंस इसका मिसयूज कितना करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देम। आप और हम उसमें शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें देख करके तेलंगाना का डेटा, बिहार का डेटा, कर्नाटका का डेटा देख करके ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिशियंस भी इसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएंगे। कास्ट बेस्ड जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, एंड अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट्स हैं, सो कॉल्ड इवन जॉब रिजर्वेशन, ये इक्वली प्लेस्ड है। उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत मेरे समझ से आने वाली है कि सोशल टेंशन बढ़ सकता है कि जो लोग रिजर्वेशन का फायदा पहले ले चुके हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर कास्ट में भी हम सब कास्ट कर देते हैं तो वो गवर्नमेंट की चैलेंज होगी, वो भी अगेन हमारी आपकी नहीं। लेकिन एकेडमिक एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेटा हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है आलोक जी, जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार कि इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अलग अलग तरह से इसके असर, इसके प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा मैं समझना चाहूँ जो संवैधानिक प्रावधान है उनके मुताबिक अगर हम चीज़ों को समझें तो हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 246 के अंतर्गत है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आ रही है डीलिमिटेशन को लेकर, जो प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से वो भी रुकी हुई है। 2027 की जनगणना के बाद संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करेगा, खासकर उन राज्यों में जहां जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग है? कैसे हम इन प्रभावों को समझें और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इसका और मैं कहूं कि ब्रॉडर अगर दायरे को हम समझना चाहें तो कैसे समझें? देखिए, संविधान के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डीलिमिटेशन जो है जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। लेकिन सरकार की कई दशकों से एक कोशिश रही है परिवार नियोजन की, परिवार कल्याण की, और उसके अंतर्गत जो राज्य जिन्होंने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस की, वहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि है वो काफ़ी हद तक कम हुई। लेकिन हमारे जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है आगे हो गई। अब इसके अनुसार अगर डीलिमिटेशन होता है या परिसीमन होता है तो कई राज्यों को, विशेषकर दक्षिण के राज्यों को ऐसा लगता है कि उनकी जो सीट्स हैं वो जो लोकसभा में हैं वो कम हो सकती हैं, और इसके कारण वहाँ पे कुछ थोड़ा इसके प्रति असंतोष है। और इस चीज़ को देखते हुए 70 के दशक में सरकार ने डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब कुछ भी हो 71 की जनगणना के हिसाब से ये चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो उसको बदलना था। और अब वो 2027 की जब जनगणना आएगी तो इसके बाद इस चीज का आएगा। यहाँ पर मैं जातिगत जनगणना में 2 मुद्दे जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा कहा कि एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूरी है, जाति प्रथा को समाप्त करना आवश्यक है। लेकिन अगर आप हर व्यक्ति से उसकी जात पूछेंगे तो जाति प्रथा समाप्त तो होने से रही फिर तो, क्योंकि आज जो है शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा जो हैं जाति प्रथा से ऊपर निकल चुके हैं, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, और जो शहरी युवा हैं वो कम से कम जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते।
लेकिन अगर उनको भी एक जाति का आधार मानने के लिए या एक जाति के से अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जगह परपिचुएशन ऑफ कास्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर सरकार जातिगत जनगणना करना चाह रही है तो कम से कम युवकों को ये ऑप्शन जरूर दिया जाए कि वो कह सकें कि हम किसी जाति के नहीं है, हमारी जाति नहीं है, हम जातिहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उनको नो कास्ट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो कह सकें कि हमारा इस व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है और हम बाबा साहेब अंबेडकर के विजन के अनुसार एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और एक जाति विहीन समाज की स्थापना और संरचना की ओर अपना योगदान करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर गौतम, कुछ आशंकाएं जो जताई गई हैं, खासकर कुछ राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या आधारित सीमा निर्धारण के कारण प्रतिनिधित्व में कमी की चिंता जताई है, ऐसी आशंका जताई है। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, या फिर ये जो तमाम आशंकाएं उठ रही हैं वो वाजिब है या गैर वाजिब है? जो समस्याएं हैं, जो राज्यों की आकांक्षाएं हैं, वो तो जाहिर सी चीज है कि जहां पे जनसंख्या का, क्योंकि जैसा कि सब लोगों ने बताया कि वो एक आधार है कि जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए, जैसा कि एक नंबर होगा उसके लिए लिमिट, उस हिसाब से एक पार्लियामेंट या विधानसभा की सीट बनाई जाएगी। लेकिन ये भी है कि जब आज 50 साल से करीब इसकी जो है 50 साल होने वाला लगभग है, जब इस तरह का डिलिमिटेशन नहीं हुआ, कोई संख्या नहीं बढ़ी, तो बहुत सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं आ पाया। उसी में कुछ लोगों ने अपने ही उन्हीं को मौका मिलता गया। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जो राजनीतिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कौन लोग हैं, किस तरह से रहा, तो ये एक राजनीतिक विषय है। कैसे राजनीतिक पार्टियों ने, जो पूर्व में राजनीतिक पार्टियां थी, उसको किस तरह से किया है वो समझ में आता है, पूरे समाज देश को समझ में आता है। इसीलिए इस राजनीतिक जातीय जनगणना की बात कर रहा था कि किस तरह से, क्योंकि उसकी सीटें, रिप्रेजेंटेशन, जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, सीटें बढ़ेंगी तो समाज के अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा जो लोग पूरी तरह से छूटे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो जिन राज्यों में, साउथ के राज्यों, जिनकी अभी जो आया रेफरेंस, साउथ के राज्यों में हाँ उनकी चिंता है, लेकिन शायद सरकार ने उसको पूरी तरह से कहा है कि ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, और अनजस्टिस होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जनगणना की ये जो जनसंख्या की बात है कि एक लिमिटेड जनसंख्या का किस तरह से उसको रोकने का प्रवास प्रावधान किए गया, हमारी विभिन्न पॉलिसियां लाई गई। लेकिन एक विकसित, जो विकासशील देश के लिए ना, हमारे जैसे देश के लिए एक जनसंख्या, एक ह्यूमन जो पावर है ना, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो इसको भी स्टेट को, जो राज्य इस चीज का अपोज कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि और इस तरह का, केवल राजनीतिक रूप से उसको ले रहे, तो राजनीतिक रूप से लेने की जरूरत नहीं है, उसको जो है बहुत रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लेने की जरूरत है। हमारी एक बहुत बड़ी रीढ़ है जो हमारी युवा जनसंख्या है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम एक युवा देश है, तो जिसका कारण है कि हम जनसंख्या एक बराबर एक गति से जो रही है, बहुत ना तो डिक्लाइन हुआ ना तो बहुत हाई हुआ, जो 1% के आसपास की जो दर रही है वो रही है, उसको रखनी चाहिए एक बड़ी, इतने बड़े देश के लिए। और जहां तक जो दूसरा जो चिंता का विषय हमारे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि जो जाति, ठीक है, लेकिन जाति सिर्फ नहीं है, जाति इस समाज का भिन्न अंग है, इसको मानना चाहिए। सब लोगों ने, बाबा साहब ने कहा था, लेकिन जो विषय है जातिवाद से हमें दूर रहने की आवश्यकता है, जाति से नहीं। जाति को तो किस तरह से समाज का अभिन्न अंग है, सदियों से चली आ रही है ये जाति की जो पद्धतियां है। तो समाजवाद, ये जो है ना, जातिवाद से हटने की आवश्यकता है हमें। अपने आप जाति खत्म हो जाएगी जिस दिन हम जातिवाद खत्म कर देंगे, तब ये जाति का जो चिंता, जो विषय है, वो अपने आप निकल जाएगा। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई मन से कहे कि नहीं हम जाति को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर जातिवादी है, अगर वो जातिवाद करता है तो उस कहने से नहीं होगा। इसलिए जातिवाद से हमें लड़ना है, जाति से लड़ने की जरूरत नहीं है। जाति एक हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर सिंह, अगर हम देखें तो जो डिजिटल डिवाइड है, उसकी वजह से कुछ समुदाय डेटा कलेक्शन प्रोसेस से बाहर रह सकते हैं, ऐसी भी आशंका है। ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है कि जो हाशिए पर रह रहे समुदाय हैं उनका सही प्रतिनिधित्व हो पाए? जी देखिए, 2 ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है, या तो हम मोबाइल ऐप के जरिए यूज करेंगे, या जो नागरिक अपने से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो वेबसाइट पर जाके, अगर केवल पहला ऑप्शन होता वेबसाइट पे जा करके और अपने से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, तो अब ये खतरा होता। ऑनलाइन इनोमरेशन, ऑप्शन ऑफ सेल्फ इनोमरेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल,
उसमें एक खतरा होता कि जो डिजिटल डिवाइस के चलते कुछ लोग छूट सकते थे। लेकिन चूंकि हमारा मोबाइल ऐप का हम प्रयोग कर रहे हैं और ग्राम प्रधान के यहाँ स्कूल टीचर से लेकर के फ्रंट लाइन जो हमारे वर्कर्स का फौज है, आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, उनको घर घर जाना है, तो अब की बार ये चांसेस ओमिशन जनरली सेंसस में 1.4% to 1.8% के आसपास ओमिशन हो जाता रहा है। 81 सेंसस, 19 सेंसस, 1 सेंसस, 2001 सेंसस, 2011 सेंसस, वो चारों सेंसस के आधार पे अगर देखा जाए, अब की बार ये चांसेस है और मिनिमाइज हो जाएगी। लेकिन 100% कवरेज हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है हमारा डिफैक्टो एंड डिजेरो पॉपुलेशन पे। जो डिफैक्टो पॉपुलेशन हमारा है, वो डिफैक्टो पॉपुलेशन के आधार पे हम मिनिमम 6 मंथ से उस प्लेस पे निवास की बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े से छूटने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम लोग डिफैक्टो एंड डिजेरो दोनों डेटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी इंश्योर की जा सके। अगर आप मुझे अलाउ करें तो पिछले डिस्कशन पे हम जाना चाहेंगे। किसी भी कंट्री में अगर समाज के लोग आगे बढ़ करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अनुपालन करते हैं, जिसका फायदा पूरी कंट्री को मिल रहा हो, उनको डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, ना एसके सिंह की जिम्मेदारी है, ना प्रीति जी की जिम्मेदारी है, ना हमारे और दूसरे पैनलिस्ट की। अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, मेंबर कौन होंगे, वो लोग इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हैं। बट एज ए एकेडमिशियन, अगर हमारे सदर्न स्टेट्स, मेरा मानना है, अगर हमारे सदर्न स्टेट ने अगर ये फॉलो किया है और पॉपुलेशन कंट्रोल में उन्होंने अहम भूमिका निभाया है, तो निश्चित रूप से उनको इसका डिसएडवांटेज नहीं फेस करना चाहिए। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, अभी की सिचुएशन में मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब जाते जाते अगर आलोक बंसल जी, लास्ट में आपने जो प्रोज एंड कॉन्स को लेकर बात कही है, बहुत संक्षेप में अगर हम रोड अहेड या वे अहेड की बात करें तो क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कदम है इससे देश में नीति निर्माण की प्रक्रिया और सामाजिक ढांचे में भारी बदलाव की जमीन तो तैयार हो रही है, तो आगे क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जनगणना आवश्यक है देश की प्रगति के लिए, देश की योजना बनाने के लिए, और इसीलिए सरकार इसको कर रही है। हालांकि जैसा एसके सिंह साहब ने कहा कि जिन्होंने परिवार नियोजन पर ध्यान दिया, जिनकी जनसंख्या वृद्धि कम हुई है, उन राज्यों को इसका नुकसान नहीं उठाना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक जातिगत जनगणना की सवाल है, मेरा ये मानना है कि जाति व्यवस्था इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर ये कहना कि कास्ट सिस्टम ठीक है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खराब है, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि कास्ट सिस्टम इनहेरेंटली हायरार्कल है, उसमें वर्गीकरण है, और उसके अगर आप जाति व्यवस्था और जातिवाद को उचित समझते हैं तो जातिवाद में आपकी डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही आ जाता है, भेदभाव अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हमारी जो जाति व्यवस्था है वो ही डिस्क्रिमिनेटरी है, उसमें ही भेदभाव है, तो उसके अंदर भेदभाव भरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको खत्म करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। कम से कम नो कास्ट का ऑप्शन तो जनता को देना ही चाहिए, मेरे हिसाब से ये बहुत उपयुक्त होगा। बिल्कुल, और इसी के साथ समय पूरा हो गया है। आलोक बंसल जी आपका, डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी आपका, डॉक्टर एसके सिंह जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर है जिस तरह से चर्चा में सामने आया भी है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तमाम आयाम हैं जिन पर इस बार जो जनगणना होने वाली है उसके बहुआयामी असर देखने को मिलेंगे। यानी जाहिर है कि 2027 की जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं होगी, बल्कि तमाम और मायनों में इसके हमें कहें दूरगामी असर देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुद्दा आपका में इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।